गुड मॉर्निंग एवरीवन। साइंस में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अध्याय 5। यह अध्याय 5 जो है वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, ये सब आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप इसके अलावा ये भी जानते हैं कि जो आज तक के हमें कुल 118 तत्वों की जानकारी प्राप्त है। तो हम ये जो 118 तत्व के बारे में हमको जानकारी प्राप्त है, तो उससे हमें ये ज्ञात हुआ है कि सभी तत्व कैसे हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, इनके गुण अलग अलग हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि इन्हें एक सिस्टमेटिक ढंग से जमाने में दिक्कत होने लगी। यानी हम कैसे इनको जमाएं या कैसे इनकी सारणी बनाएं कि हमें इनके बारे में सारी जानकारी उस टेबल से ही प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या हुआ इसके कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसमें कई सारे वैज्ञानिक आए, बहुत समय पहले से ही तत्वों का वर्गीकरण करने के प्रयास किए जाने लगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि आप मान लो, इमेजिन करो कि आप ये जो फोटो में आप लोग देख रहे हैं पिक्चर में, कि आप ये फ्रेंड लोग हैं। ठीक है, ये सारे आप लोग फ्रेंड्स हैं। तो आप लोगों को एक नक्शा मिला। नक्शा किसका? खजाने तक पहुंचने का। तो ये जो नक्शा है ये आपको खजाने तक पहुंचाएगा, लेकिन नक्शा मिला कैसे? टुकड़ों टुकड़ों में। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में मिला। तो आपको क्या करना पड़ेगा खजाने तक पहुंचने के लिए? उन नक्शे के टुकड़ों को व्यवस्थित रूप से जमाना पड़ेगा। यदि आपने थोड़ी भी गलती करी तो आप उस खजाने तक के कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, उल्टा आप कई सारी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? उन अव्यवस्थित टुकड़ों को व्यवस्थित करना होगा। सेम टू सेम आप इस पिक्चर में देखिए कि ये जो है ये किराना शॉप है एक। ठीक है, अभी जो किराना शॉप जो है, ठीक, ये किराना शॉप में आप लोग भी जाते हैं, शॉप पे मॉल में जाते हैं, तो आप भी देख सकते हैं इस पिक्चर में भी क्या है कि सारे जो सामान हैं वो सिस्टमिक तरीके से रखे गए हैं, व्यवस्थित रूप से रखे गए हैं। यानी तेल की बोतलों के पास तेल रखा हुआ है, साबुन के पास साबुन रखे गए हैं, साबुन में भी नहाने का साबुन अलग है, कपड़े धोने का साबुन अलग है। ठीक है, अनाज अलग रखे गए हैं, चॉकलेट्स, बिस्किट, ये सब कैसे रखे? अलग अलग रखे गए। क्यों रखे गए? ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो। जब आप सामान लेने जाएँ तो आपको ईजिली सामान मिल पाए। यदि आप इमेजिन करो कि सामान जो है सारा बिखरा हुआ है, ठीक है, अव्यवस्थित है, मिक्स है, तो क्या आप आसानी से निकाल पाओगे? क्या नहीं निकाल पाओगे, आपको बहुत ही कठिनाई होगी। सेम टू सेम इसी प्रकार से जो जीव विज्ञान हम पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि सारे जीवों को उनके गुणों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आप लोग को इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि इंसेक्ट अलग हैं, फिशेस अलग हैं यानी मछली वर्ग अलग है, एम्फीबियंस यानी मेंढक अलग है। ठीक है, रेप्टाइल्स यानी जो रेंग के चलने वाले जो जंतु, उनको अलग वर्गों में रखा गया है, और मैमल्स यानी स्तनी वर्ग को अलग रखा गया है। ठीक है, तो ये सब क्यों रखा गया है? क्यों उनके गुणों के आधार पर अलग अलग किया गया है? क्यों उनको व्यवस्थित रखा गया है? ताकि हमें अध्ययन करने में आसानी हो। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों किसी भी तत्व को उनके गुण के आधार पर अलग अलग वर्गों में या अलग अलग उनके चैम्बर में रखा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस अध्याय में हमें पढ़ना है डॉबेराइन का त्रिक सिद्धांत, न्यूटन का अष्टक नियम, मैडलिप की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डॉबेराइन का त्रिक सिद्धांत। तो डॉबेराइन क्या थे कि डॉबेराइन जो वैज्ञानिक थे वो मेनली एक रसायन शास्त्र थे। ठीक है, रसायन शास्त्री थे। उन्हें औषधि विज्ञान के प्रोफेसर ही बनाए गए उन्हें, और उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था कि प्लैटिनम तत्व की खोज की थी। प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था, और इसी के आधार पर इन्होंने त्रिक नियम की खोज की। अब ये, और जैसे त्रिक नियम की खोज की तभी से ही आवर्त सारणी का विकास हुआ। यानी हम बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी का विकास किसने किया? डॉबेराइनर ने।
ठीक है। तो इन्होंने अपना त्रिक सिद्धांत दिया। इस त्रिक सिद्धांत के अनुसार क्या था कि इन्होंने तत्वों के 3-3 समूह बनाए, ठीक है, यानी 3 तत्वों का एक समूह बनाया, ठीक है। तो डोबेरान ने क्या किया कि 3 तत्वों को बढ़ते क्रम में रखा, और बढ़ते क्रम में इस प्रकार से रखा कि जो बीच वाला तत्व था वो बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो आइट साइड के 2 तत्व थे उनके परमाणु भार के औसत के बराबर था, ठीक है। यानी आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि आपके पास में कैल्शियम है, साथ में आयोडीन है और बीच में क्या है, ब्रोमीन है। तो ये जो ब्रोमीन है इसका परमाणु भार जो होगा वो कैल्शियम और आयोडीन के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा, ठीक है। तो ये ये किसने सिद्धांत दिया, डॉबे-राइनर ने, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत की कमी भी थी कि इनमें जो सभी तत्व जो थे वो सभी तत्वों को त्रिक नियम के अनुसार अपन जमा नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो हुई उसमें कमी। दूसरा जो हमारा सिद्धांत है वो थे न्यूलैंड का अष्टक नियम। यानी न्यूलैंड जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया, अपना अष्टक नियम दिया। यानी डॉबे-राइनर के बाद में इन्होंने अपना एक नियम दिया परमाणु को या तत्वों को आवर्त सारणी में जमाने के लिए। ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में विभाजित किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला जो था कि सबसे कम जो परमाणु भार वाला था उन तत्वों को, जैसे कि हाइड्रोजन, इसका परमाणु भार कितना होता है, 1, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और 56वें तत्व यानी थोरियम पर जाकर के इसको समाप्त कर दिया। तो जब इन्होंने इस तरह जमाया तो इन्होंने क्या देखा कि जो पहला तत्व था, ठीक है, तो पहला तत्व उसके 8वें तत्व के गुणधर्म के समान था। यानी हम बोल सकते हैं कि पहला तत्व और 8वां तत्व ये दोनों के गुणधर्म कैसे थे, समान थे, इसलिए इसको कहा गया अष्टक नियम, ठीक है। आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि लिथियम और सोडियम, तो लिथियम के बाद में जो 8वें नंबर पे कौन आ रहा है, सोडियम, तो दोनों के गुणधर्म कैसे हैं, समान। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इनके गुणधर्म कैसे होंगे, समान, ठीक है। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि सभी तत्वों को क्या किया, एक जमा तो दिया, किसके आधार पे, परमाणु भार के आधार पर, लेकिन प्रत्येक इन्होंने जमाया तब क्या हुआ कि पहला और 8वें तत्व के गुणधर्म कैसे निकले, समान, ठीक है। उस समय तक सिर्फ 56 तत्वों की संख्या ज्ञात थी, ये 56 तत्व ही हमें ज्ञात थे। तो इसमें भी कमी निकली, क्योंकि इसको भी अपन पूरी तरीके से ठीक नहीं बोल सकते। तो इनमें कमी क्या निकली कि न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। यानी कैल्शियम के बाद में जितने तत्वों की खोज की गई, जितने तत्व और प्राप्त हुए, वो सभी तत्व इस नियम को फॉलो नहीं करते, ठीक है। मतलब ये है कि इसके बाद भी कई सारे तत्व खोजे गए, कई सारे तत्व हमें प्राप्त हुए, लेकिन ये जो नियम था ये सिर्फ कैल्शियम तक के ही लागू हुआ, ठीक है। उसके बाद के तत्वों पे ये नियम लागू नहीं होता। अब आता है हमारी मैंडलीफ, ठीक है। तो मैंडलीफ जो वैज्ञानिक थे हमारे, तो वो क्या थे कि एक साइबेरिया के टोलोबॉस्क नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये भी रसायन शास्त्री थे, और इन्होंने क्या किया, अंधविश्वास, असत्य धारणाओं और अपनी जो दूसरे की गलतियां थी उनको दूर किए, ठीक है। और साथ में जो इनकी आवर्त सारणी थी वो रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुई। एकमेव सिद्धांत यानी यहाँ से नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली, ठीक है। इन्होंने जब अपना काम आरंभ किया था तब कुल मिलाकर 63 तत्व ज्ञात थे, ठीक है। तो मैंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो हाइड्रोजन से स्टार्ट हुई और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को अरेंज किया। यानी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के ही बढ़ते क्रम में, जैसे कि उसने किया था न्यूलैंड ने, सेम टू सेम ऐसे ही इन्होंने आगे भी अपने आवर्त सारणी जो है वो बनाई। लेकिन इन्होंने भी क्या किया कि जो अपनी आवर्त सारणी थी उस आवर्त सारणी में जो खड़े जो वर्ग होते हैं, खड़े जो डंडे जो कॉलम हैं, उन कॉलम को बोला वर्ग, ठीक है। और जो आड़ी थी लाइनें उनको कहा उन्होंने आवर्त। आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है, कि ये जो
आपको इस देखो यहाँ पे लाइन में दिख रहा है कि जो खड़ी लाइनें हैं या कॉलम है उसको वर्ग कहा गया, और उसके बाद में जो आड़ी लाइनें हैं उसे क्या कहा गया, वर्ग। ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि मैडलिफ की आवाज़ सारणी जो होती है उसमें क्या कमी रह गई। तो मैडलिफ की आवाज़ सारणी जो होती है थी उसमें भी कमी ये रही कि इनमें भी क्या किया, परमाणु भार के आधार पे बनाया। तो कई तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु भार से, मैडलिफ की जो आवाज़ सारणी थी उसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। वर्ग यानी आपको बता चुके हैं कि जो कॉलम है वो वर्ग है और जो आड़ी लाइनें हैं वो आवर्त हैं। तो कितने वर्ग थे, 9 वर्ग और 7 आवर्त। ठीक है। सबसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने निर्माण की, मैडलिफ ने। अब इस आवर्त सारणी में भी कमियां थी। कमियां ये थी कि इन्होंने क्या किया, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया। ठीक है। जैसे कि हैलोजन और हाइड्रोजन ये कैसे होते हैं, समान गुण वाले। इसके अलावा इन्होंने जो ज़्यादा एटॉमिक मास थे यानी ज़्यादा द्रव्यमान वाले जो तत्व थे वो कम द्रव्यमान तत्व वालों से पहले रख दिया। यानी कई तत्व ऐसे निकल गए जबकि इनने आवाज़ सारणी कैसे बनाई थी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। लेकिन क्या हुआ कि कुछ तत्वों का परमाणु भार अधिक था फिर भी वो पहले रखे गए। जैसे कि आयोडीन का परमाणु भार होता है 126.92। ठीक है। तो इसका जो परमाणु भार होता है वो टेलुरियम के परमाणु भार से कम होता है, लेकिन फिर भी टेलुरियम का परमाणु भार परमाणु को सबसे या टेलुरियम की जगह पहले रखी गई, बाद में आयोडीन का रखा गया। तो ये क्या थी, मैडलिफ की आवाज़ सारणी की कमियां या दोष। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने इस अध्याय में डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत देखा। ठीक है। इसके बाद में हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम देखा, फिर हम आए मैडलिफ की आवाज़ सारणी पर। तो आज हमने ये सब कुछ देखा। हम अगले क्लास में हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। तब तक के लिए धन्यवाद।